हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस गुरुग्राम फर्स्ट प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हमारा जो सेक्शन बी है इसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। और केस स्टडी में आपको एक केस गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपको आंसर देना होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली अकर्स व्हेन एंगल्स ऑफ द इंसिडेंस इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। मतलब जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तभी होता है। यहाँ से आपको एक मेन पॉइंट मिलेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जो इंसिडेंस के जितने भी एंगल्स हैं अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़े होंगे, मतलब आई है ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा, तो टी आई आर होगा। ओके, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जाए इनको एक्सट्रैक्ट करते चले जाएं आप। क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर एयर बाउंड्री इज 48.6 डिग्री। सो फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than 48.6 degree TIR occurs, but 48.6 degrees is the critical angle only for the water air boundary। इसका मतलब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और मिलेगी आपको कि जो वाटर और एयर की बाउंड्री है उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 48.6 है। नेक्स्ट, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज डिपेंडेंट अपॉन द टू मटेरियल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बाउंड्री। फॉर द क्राउन ग्लास एयर बाउंड्री द क्रिटिकल एंगल इज 41.1। इसको भी नोट कर लें। क्राउन ग्लास के लिए और किसके लिए, एयर के लिए, एयर और क्राउन ग्लास के लिए कितना 41.1 है क्रिटिकल एंगल। फॉर द डायमंड एयर बाउंड्री क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री। ये एक इन्फॉर्मेशन और मिल गई। डायमंड और एयर के लिए कितना है, 24.4 डिग्री है। फॉर द डायमंड वाटर बाउंड्री क्रिटिकल एंगल इज 33.4 डिग्री और डायमंड और वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 33.4 है। ओके, क्रिटिकल एंगल में आप यहाँ से देख रहे हो जैसे ये जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है, ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है और ये एक बाउंड्री है जो किसको, दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। रेयर मीडिया को, ऊपर वाला ये कौन सा मीडियम है, रेयर है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। आप देखते हो क्रिटिकल एंगल से बड़ा जब एंगल मिलता है तो ये जो लाइट रेज हैं ये यहाँ से ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट के ऊपर आके इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो गई थी। ये TIR होता है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखिए टोटल इंटर रिफ्लेक्शन लेने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में एक्स्ट्रा भी इसके अलावा भी कि 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो वो कंडीशन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ पहले। वो कंडीशंस क्या क्या है, उन कंडीशंस को देखिए आप। पहली कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, कंडीशन नंबर 1 है। और कंडीशन नंबर 2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मीन आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो TIR होता है, अदरवाइज TIR नहीं होता। ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो कंडीशन आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रहा हो। तो पहला क्या है, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ग्लास टू वाटर मतलब डेंसर टू रेयर है, बिल्कुल इसमें TIR होगा। ए में TIR होने वाला है। बी वाला देखते हैं, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर जा रहा है मतलब ये जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इसके अंदर TIR नहीं होगा। अगला देखते हैं, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास।
वाटर से ग्लास में जा रहा है, मतलब ये भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ भी TIR नहीं होना। और अगला ऑप्शन है रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो यहाँ TIR हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या था हम वो देख लेते हैं। क्या पूछा गया था आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, टोटल इंटर ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो कहाँ नहीं हो सकता? बी ऑप्शन देखो, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब रेयर से, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो एक तो बी में नहीं होगा। दूसरा रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर रेयर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सी। बी और सी जो है इसके आंसर होने वाले हैं। मोर देन वन करेक्ट आंसर हैं इसके, कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे एक ही आंसर लिखना है। दो आंसर ठीक है तो दो लिखने, तीन है तो तीन लिखने हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज 1.414 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्रिटिकल एंगल पूछ रखा है, तो आपको एक रिलेशन याद होगा, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, और वो क्या होता है कि जो म्यू होता है ग्रेटर देन 1 sin c होता है क्रिटिकल एंगल के लिए, और क्रिटिकल एंगल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 sin c होता है। तो क्रिटिकल का केस आता है, अगर म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा तो TIR का केस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ म्यू ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई sin c, तो आपके पास TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल का केस लिखते हैं तो लिखा जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 sin c। ओके ठीक है, अब आपको गिवन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो यह है 1.414 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sin c, और sin c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.414। ओके और sin c इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होती है वो √2 की होती है, 1/√2, और 1/√2 होता है 45, इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया यहाँ से 45 डिग्री। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ में क्या पूछा गया है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वाटर एयर बाउंड्री इज 45 डिग्री देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है वाटर एयर बाउंड्री के लिए कितना 45 डिग्री, देन TIR भी लकर होगा या नहीं होगा, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो अभी जो ऊपर वाला ये जो केस हमने किया था इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर मिलने वाला है। अगर क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा होगा तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है आंसर में, TIR भी लकर, पहले पार्ट में पूछा गया TIR विल अकर, दूसरे में पूछा TIR विल नॉट अकर, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 डिग्री, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो आपको इसका सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वाटर एयर बाउंड्री दे रखा है 45 डिग्री, तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आने वाला है। क्या देख ले इसका, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं इसके लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि म्यू जो होता है, म्यू क्रिटिकल एंगल के लिए ग्रेटर देन 1, नहीं TIR के लिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1/sin c से होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास म्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 1/sin c की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 45 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ग्रेटर देन होना चाहिए √2 से, है ना, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और दैट इज़ हम कह सकते हैं कि म्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 1.414 से। अगर किसका, वाटर का और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.41 से बड़ा तो मिलता है तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो पैसेज में चलते हैं पीछे। पैसेज में गिवन था हमारे पास ये कि वाटर का और एयर का कितना था, ये वाटर एयर इंटरफेस के लिए कितना था। तो हमने देखा था, यहाँ से देखते हैं पैसेज में एक जगह लिखा हुआ था क्रिटिकल एंगल इज, कहाँ गया पैसेज में, हमने अलग अलग लिखा नहीं, वहीं पे अंडरलाइन कर दिया था। एक बार फिर से देखते हैं जल्दी। टोटल रिफ्लेक्शन ओनली अकर व्हेन एंगल ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर बाउंड्री इज 48.6, कितना 48.6
48.6 है। किसके लिए? क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर बाउंड्री के लिए कितना है? 48.6 है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा में कैलकुलेशन कर दिया आपके लिए। आपको एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्रिटिकल एंगल वाटर एयर बाउंड्री के लिए कितना है? 48.6 है, और दे कितना रखा है? 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पे होने वाला है ही नहीं, तो हम लिखेंगे TIR विल नॉट अकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो हिंदी वर्जन है उसका, इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। ये रहा यहाँ पे। इसमें क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन दी प्लेट्स व्हेन वोल्टेज और चार्ज इज हेल्ड कांस्टेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट दिखा है जब हम आइदर V और Q कांस्टेंट कर देते हैं, तो क्या आने वाला है? इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर while either the voltage or charge is held constant has the same effect, that is the ratio of charge to voltage increases। ये इसने कुछ दे रखा है, स्टेटमेंट दी है, और ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे इसमें बैटरी कनेक्टेड है, फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया चार्ज लगा के। दूसरे केस में क्या बैटरी कनेक्टेड था और इसके अंदर हमने ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ओके, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। पहला है थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट, दूसरा है चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट्स, एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस टॉपिक को आप ध्यान से समझें। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी होता है। C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है और C जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ऐसा बच्चा सोचता है कोई भी कि ये चार्ज के ऊपर और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बट एक्चुअली ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि Q और V का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है। Q और V का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस C बोलते हैं। अगर आप चार्ज को इंक्रीज करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में V डिक्रीज हो जाएगा, या V को डिक्रीज करेगा तो Q इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे इनके बीच में कुछ कांस्टेंट रिलेशन चलता है। तो इसका मतलब C Q के ऊपर और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो याद कीजिए। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस नंबर 1 डिपेंड करता है कि आपकी जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच का मीडियम कैसा है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमने किसके लिए लिखा है? फ्री स्पेस के लिए लिखा है ना। किसके लिए लिखा है? फ्री स्पेस के लिए लिखा है। अगर आप यहाँ पे मीडियम बदल देंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। फिर ए जो प्लेट का एरिया है उस पर डिपेंड करता है, और डी सेपरेशन, जैसे ये दो प्लेट्स हैं तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये डी सेपरेशन पे डिपेंड करता है। ये प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इस पर डिपेंड करता है, और इसके बीच में जो मीडियम है ये इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा और फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है। चार्ज ऑन दी कंडक्टिंग प्लेट्स डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स, थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करता है। किस पे डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? चार्ज ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स, प्लेट्स का जो चार्ज है ना उसके ऊपर डिपेंड ये नहीं करता। तो आपका जो राइट आंसर होना था इसका वो कौन सा होना था? बी ऑप्शन आपको देना था। सेकंड देखते हैं। A parallel plate air capacitor with no dielectric between the plates is connected to the constant voltage source. How would the capacitance and the charge change if dielectric of the dielectric constant K is equal to 2 is inserted between the plates? यहाँ तक समझिए आप। ये इस प्रकार एक कैपेसिटर था पहले और उसका कैपेसिटेंस था, सपोज करो हम मान लेते हैं C नोट, एयर थी इसके बीच में, कैपेसिटेंस कितना था? C नोट। उसके बाद इसके बीच में हमने क्या किया? इसके बीच में एक इस प्रकार से एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया हमने। ये प्लेट्स के बीच में मैंने क्या कर दिया? एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिया, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2। K की वैल्यू कितनी है इसकी? 2 है। अब ये क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट और दे रखी है, C नोट एंड Q नोट और द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स
जब हम डाइलेक्ट्रिक उसमें नहीं डालते थे तो कैपेसिटेंस सी नोट था और चार्ज आपका क्या था, क्यू नोट था। अब हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। C इज इक्वल टू सी नोट बाई टू और Q इज इक्वल टू क्यू नोट बाई टू, मतलब आफ्टर जो चार्ज है वो इनिशियल चार्ज का डबल हो जाएगा और कैपेसिटेंस हाफ। गलत है ये, क्योंकि इसमें आपको एक बात डायरेक्ट रिलेशन है, ध्यान कर लेना है। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो और स्पेस को फुल फिल कर देते हो, जैसे बीच का स्पेस था ये पूरा आपने फिल कर दिया, तो जो C है वो के सी नोट हो जाता है। C कितना हो जाता है, के सी नोट हो जाता है, के टाइम हो जाता है। तो के की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 गिवन है, तो C का जो रिजल्ट है यहाँ पे आना चाहिए 2C नोट। तो कौन सा है 2C नोट? 2C नोट आपको B में भी मिलता है और आपको D में भी मिलता है। तो कैपेसिटेंस तो 2C नोट यहाँ पे 2 जगह मिलता है। अब आपको देखना क्या है, चार्ज। चार्ज दोनों में क्या है, अलग अलग है। देखो चार्ज जो होता है Q वो के क्यू नोट हो जाता है। चार्ज भी कितना हो जाता है, के क्यू नोट। तो के क्यू नोट कहाँ पे मिलता है आपको, डी वाले में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी राइट आंसर है। थर्ड देखते हैं, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, द क्वांटिटीज चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर आर गिवन बाई क्यू नोट, वी नोट, ई नोट एंड ए यू नोट respectively. Dielectric slab is now introduced to fill the space between the plates with the battery. Still is now connection. ये इस बात पे ध्यान देना है कि बैटरी अब भी जुड़ी हुई है, बैटरी कनेक्टेड है और कनेक्टेड बैटरी के साथ ही हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डाल दिया। The corresponding quantities are now given by Q, V, E and U are related to the previous quantities are। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो नई क्वांटिटीज़ हैं, नई क्वांटिटीज़ मतलब क्या, चार्ज में जो चेंज आया, चार्ज में चेंज आया, पोटेंशियल में चेंज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, एनर्जी स्टोर्ड में आया, वो हम इनमें प्रीवियसली जो एनर्जी थी, चार्ज था, वोल्टेज था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके साथ क्या चेंज आता है। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन है कि Q ग्रेटर देन क्यू नोट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। Q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्यू नोट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी कनेक्टेड हो तो जो Q होता है वो के क्यू नोट हो जाता है। तो Q ग्रेटर देन क्यू नोट, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आपके पास जो V बैटरी कनेक्ट, ध्यान देना, देखो बैटरी इज नाउ कनेक्ट इन कनेक्शन, बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। इसका मतलब आप डाइलेक्ट्रिक डालो ना डालो, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो बैटरी है, गिवन फिक्स बैटरी है। जब तक आप उस बैटरी को चेंज नहीं करोगे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसने कहा कि V ग्रेटर देन वी नोट, ये बात गलत है। V इज इक्वल टू वी नोट ही रहेगा। ओके, E ग्रेटर देन ई नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बोलता है, ग्रेटर देन हो जाएगा। और U ग्रेटर देन यू नोट, U इज इक्वल टू यू नोट, ये भी गलत है। U इज इक्वल टू यू नोट नहीं होगा, U इज इक्वल टू है वो K इंटू क्या हो जाएगा, यू नोट हो जाएगा। ठीक है, और E ग्रेटर देन ई नोट भी नहीं होने वाला, क्योंकि E का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी होता है। E का क्या होता है, E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी होता है। और यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्शन में है, बैटरी किस में है, यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है कि बैटरी इज इन दी कनेक्शन। तो बैटरी कनेक्शन में है तो V में कोई चेंज नहीं हुआ, और प्लेट सेपरेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब V और D दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो E जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आंसर भी क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू ई नोट। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड विद द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन। कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करें कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए रिड्यूस करना हो तो हम सीरीज़ कम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में आपको पता होगा जो नेट कैपेसिटेंस होता है 1/CS वो हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो कैपेसिटेंस आएगा वो डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। जैसे ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक में आप इजीली ढूंढ लेंगे इनको। क्या है, जैसे ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और डिपिक्ट द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यह आपको मैं सोचता हूँ कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छे से थ्योरी याद कर रखी होगी। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं
उसको हम अगले वीडियो में इनको सोल्व कर देंगे।